अस्सलामुअलैकुम। अल्लोलवा टीवी के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नजर डालते हैं सबसे पहले अहम हेडलाइंस पर। बहरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात जमीयत अल वफाक के सरबराह शेख अली सुलेमान ने आले खलीफा हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अल्लोलवा टीवी के राब्ते पर बहरीन में पाकिस्तानी वर्कर्स की तनख्वाहों की जल्द अदायगी के लिए हर मुमकिन तावन का यकीन दिला दिया। ईरानी सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मई को होगी। कागजात नामजदगी 11 से 15 अप्रैल को जमा कराए जा सकेंगे। जर्मन यूनिवर्सिटियों में महाजरीन की तादाद बढ़ने लगी। पनागज़ीन आला तालीम हासिल करने की तरफ राग़ब। इटली ने अफ्रीकी रास्तों से इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पेशबंदी शुरू कर दी। दियारे गैर में मुकीम उर्दू बोलने वाले अपने ऊपर होने वाले मजालिम और नाइंसाफी के बारे में हमें आगाह करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। हम बनेंगे मजलूमों की आवाज। देखते रहिए लौलवा टीवी उर्दू। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब खबरें होंगी तफसील के साथ। बहरीनी हिज़्ब इख्तलाफ के मरकजी रहनुमा शेख अली सुलेमान ने शाही हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बहरीन का माहौल इस वक्त साजगार होगा जब इस मुल्क के हर शहरी को आज़ादाना मुकम्मल जमहूरी माहौल में सांस लेने का मौका मिलेगा। बहरीन की सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत अल वफाक के सरबराह शेख अली सलमान की 9 साल की सजाए कैद को मनसूख कर दिया है, ताहम इनके खिलाफ 4 साल कैद की सजा बरकरार रखी है। शेख अली सलमान के वकील ने भी कहा है कि इनके मौक़िल पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद हैं। हुकूमत बहरीन शेख अली सलमान की गिरफ्तारी के बाद इनकी जमात जमीयत अल वफाक को तहलील और इसके असासे जब्त कर चुकी है। दूसरी जानिब बहरीन की एक नुमाइशी अदालत ने इतवार के रोज बहरीनी मकबूल कायद आयतुल्लाह शेख ईसा कासम के ईरान में नुमाइंदे अब्दुल्ला दकाक और दीगर सियासी मुखालफिन की शहरियत मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। बहरीन में फरवरी 2011 से अवाम की पुरअमन मुतालबाती तहरीक जारी है और इस मुल्क के अवाम खानदानी आमरीत के खात्मे और मुकम्मल जमहूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। इंसानी हकूक तंजीमों की भरपूर मुखालफत के बावजूद बहरीनी बादशाह ने आम शहरियों और सियासी मुखालफिन को फौजी अदालतों में सजाएं देने के लिए कानूनी तरमीम की तस्दीक कर दी है। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा इस कानूनी तरमीम की तौसीक कर दी है, जिसके तहत आम शहरियों को फौजी अदालतों में सजाएं देने की राह हमवार हो गई है। कबल अजी इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल बहरीनी बादशाह हमद बिन आल खलीफा से पुरजोर मुतालबा कर चुके थे कि वो आम शहरियों के मुकदमात की समाअत के लिए फौजी अदालतों को इख्तियार देने से मुताल्लिक मंजूर करदा आइनी तरमीम की तौसीक करने से बाज रहें, क्योंकि ये इकदाम बहरीन में मजीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए राह हमवार करने का सबब बन सकती है। बहरीन की मजलिस शूरा ने 5 मार्च को आइन के आर्टिकल 105B में तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया था, जिसके नाफिजुल अमल होने के बाद आम शहरियों के मुकदमात का ट्रायल फौजी अदालतों को इख्तियार हासिल हो जाएगा। इंसानी हुकूक के निगरान इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस आइनी तरमीम की पस पर्दा हुकूमती मकासद पर अपनी भरपूर तशवीश का इजहार करते हुए आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल की सख्त मुखालफत की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहरीनी हुकाम पर जोर देने का मुतालबा किया है कि वो आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों के बजाय बैनुल-अक़वामी कानून, मुनसफाना ट्रायल, हक इंसाफ की बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन शराइत पर पूरा उतरने वाली मजाज, आज़ाद और गैर जानबदाराना अदालतें कायम की जाएँ। कबल अजीब भी बहरीनी हुकूमत 2011 की अवामी मुतालबात तहरीक के मौका पर ऐसी फौजी अदालतों का क़याम अमल में ला चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों को संगीन सजाएं सुनाई जा चुकी हैं।
शेख ईसा कासम के अमली पासबान शहीद राह वफा मुस्तफ़ा हमदान ने भाई के नाम वसीयत में पूरी बहरैनी कौम को पैगाम दिया है कि कभी और किसी भी किस्म के हालात में शेख ईसा कासम को हुक्मरानों के नरगे में तनख्वाह मत छोड़ना। मेरे भाई मेहदी, मेरे दुनिया से बिछड़ जाने के बाद मेरे फिराक में कभी परेशान या गमज़दा ना होना। अगर आपके नसीब में भी शहादत लिखी है तो ज़रूर अल्लाह के हुजूर हमारी मुलाकात होगी। मेरे भाई, वालदा को कभी तन्हा ना छोड़ना, इनका हर हाल में ख्याल रखना। अगरचे तुम दूर क़याम पजीर हो, लेकिन फिर भी वालदा से मुलाकात के लिए हमेशा जाते रहना। वालदा की तमाम ज़रूरियात और एहतियाजात की हद्दल इम्कान तकमील करना। आखिर में सबसे अहम तरीन गुजारिश ये है कि शेख ईसा कासिम को जालिम हुक्मरानों के मुकाबिल अकेला मत छोड़ना। अल्लोलवा टीवी दियारे गैर में उर्दू बोलने वालों की भी आवाज़ बन गया। बहरीन में अरसा दराज से तनख्वाहों से महरूम पाकिस्तानी वर्कर्स की शिकायत मौसूल होते ही टीवी टीम ने इनके मामले को आला सतह पर उठाने और मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर दिया। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद अल्लोलवा टीवी टीम की जानिब से गैर मुल्की वर्करों को नामवर बहरीनी तामीराती कंपनी GPZ की जानिब से 6 माह तक तनख्वाह न मिलने के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया गया, जिससे इस मामले के जल्द हल होने की उम्मीद पैदा हो गई है। और अल्लोलवा टीवी की टीम की जानिब से राबते के बाद बहरीन में पाकिस्तानी सफारत खाना भी इस मामले में काफी मुतहर्रिक हुआ है। अल्लोलवा टीवी की टीम ने मनामा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से इस मसले के मुतालिक जब राब्ता किया तो पाकिस्तानी सफारत खाने के कम्युनिटी ऑफिसर ने तनख्वाह से महरूम पाकिस्तानियों को जल्द अदायगी की नवीद सुना दी। ओवरऑल पूरे इस वक्त खलीजी मुल्कों में इससे बड़ा बहरान जो है वो सऊदी अरेबिया में है, चल रहा है कि चूंकि वो ऑयल की प्राइसेस की वजह से कंपनीज की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। ये बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनी थी, वो ये नहीं है कि वो कुछ जानबूझ कर नहीं दे रहे थे। इनकी पेमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने इस कंपनी को पैसे देने थे। तो उसके ऊपर जब ये आया, बिल्कुल उन्होंने राब्ता किया था। यही है कि हमने तो उनको ये होता है ना, प्रेशराइज करना होता है कि हमारे जितने नेशनल्स हैं आप उनके लिए मतलब जो बेस्ट पॉसिबल जो भी मेजर्स ले सकते हैं वो लेने चाहिए। तो उसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इंडियन एम्बेसी, ये एक एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, कोई मल्टी कल्चरल वहाँ पे लेबर है, मतलब है सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है उसके अंदर, इंडियन। तो उसके ऊपर परसों इन्होंने 50,000 BD उन्होंने इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने, ये यानी कोई प्राइवेट जॉब यानी नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ बहरीन खुद इन्वॉल्व है। अब चूंकि ये सारी चीजें, चूंकि इनके अंदर एक फाइनेंशियल क्रंच आया जिस वजह से डिलेज हो रही हैं, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने अभी 50,000 BD यानी उन्होंने ये रकम इनिशियली रिलीज कर दी है। GPZ बहरीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है जो कई अहम सरकारी और गैर सरकारी मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। ताहम इसकी 22 मिलियन बहरीनी दिनार की रकम हुकूमत ने रोक रखी है, जिसकी वजह से कंपनी माली बहरान का शिकार हो चुकी है और गुज़श्ता 6 माह से गैर मुल्की वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल सकी। बहरीनी हुकूमत ने निजी तामीराती कंपनी GPZ की सरकारी अदायगी रोक रखी है। काफी लेतो लाल के बाद गैर मुल्की सफारत खानों के दबाव पर 22 मिलियन बहरीनी दिनार की रकम के इवज महज 50,000 दिनार की रकम देने पर रजामंद हुई है। वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जारी की जाने वाली रकम वक्ती तौर पर मामले को ठंडा करने का जरिया तो बन सकती है, लेकिन गैर मुल्की कारकुनान की मुकम्मल अश्कशोई नहीं कर सकेगी। समंदर पार जाकर भी मेहनत का सिला बर वक्त न मिले तो ऐसी मुलाजमत का क्या फायदा? क्या गैर ममालिक में रोजगार के लिए जाने वाले अफराद के कोई हकूक नहीं होते? सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहरीनी हुकूमत यहाँ भी अपनी मनमर्जी करते हुए कहीं बहरीनी शहरियों की तरह गैर मुल्कियों के हकूक पामाल करने का इरादा तो नहीं रखती?
बहरीन में पाकिस्तानी सफारत खाने के कम्युनिटी ऑफिसर का कहना है कि हम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अगर मज़कूरा रकम की अदायगी के बावजूद पाकिस्तानी वर्कर्स की तनख्वाह का मसला हल न हो तो इनके मसले के हल के ताउन के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आपने जब एम्बेसी को इन्वॉल्व किया तो हम आपकी आवाज को पहुंचाने के जिम्मेदार हैं और उसको पहुंचाया गया, और उसी के नतीजे में ये मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, 3 दिन पहले उन्होंने 50,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट जारी कर दी, और फ्यूचर में भी अगर किसी को आता है तो वो मेरे पास तशरीफ लाएं। एम्बेसी इज द डोर्स ऑफ द एम्बेसीज आर ओपन, यानी यहाँ पे ये भी कोई नहीं है कि उनको कोई टाइम लेने की जरूरत है, यानी इस एम्बेसी के दरवाजे खुले हैं कि वो कोई भी वर्कर अगर आता है तो यानी एम्बेसी इज बाउंड टू लिसन देम। अल-लोलुआ टीवी की मीडिया टीम भी इस अज़म का इजहार करती है कि वो दयारे गैर में बसने वाले अफराद के मसाइल के हल के लिए नशरियाती और सफारती सतह पर अपनी मुहिम जारी रखेगी। सऊदी जंगी इत्तेहाद की जानिब से मजलूम यमनी आवाम पर आगो बारूद की बारिश का सिलसिला जारी है। सऊदी जंगी त्यारों ने यमन के सूबा मारब के जिला सरवा पर शदीद बमबारी करते हुए 5 रेस्क्यू एहलकारों समेत 8 अफराद को शहीद कर दिया है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज की यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई बमबारियों का सिलसिला जारी है। यमनी ज़राए के मुताबिक सऊदी इत्तेहादी अफवाज की जानिब से ताज़ा तरीन बमबारी में 8 अफराद शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 5 रेस्क्यू एहलकार जबकि 3 आम शहरी शामिल हैं। सऊदी अरब की 2 साला यमनी निहत्ती अवाम पर जंगी जारहियत के नतीजे में अब तक हज़ारों बेगुनाह अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद घर तबाह होने के बायस दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरब जंगी इत्तेहाद की इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ ताहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। वाजिद खान, अल-लोलुआ टीवी। इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने कहा है कि इराक के शहरियों को इस बात पर यकीन करने के ठोस सबूत और वजूहात हैं कि सऊदी अरब दहशतगर्दों की पुष्टपनाह रियासत है, क्योंकि इराक के अंदर बहुत सी सऊदी शहरियों ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। इराकी वज़ीर आज़म के मुताबिक इराक में सऊदी शहरियों की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की वजह से हर इराकी शहरी को ये यकीन करने का पूरा हक है कि सऊदी अरब दहशतगर्दी का हामी मुल्क है। इनका कहना है कि सऊदी वहाबी नजरियात जिनकी सरकारी बुनियाद पर तरवीज की जा रही है, दुनिया भर में रवादारी के फुकदान और तंग नजरी के तौर पर पहचाने जाते हैं। दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की ज़हनियत भी इन्हीं नजरियात पर कायम है, जिसने दाइश की सूरत में इराक और हमसाए मुल्क शाम को अपनी लपेट में ले रखा है। एक सीनियर इराकी इंसदादे दहशतगर्दी इंटेलिजेंस ओहदेदार बता चुके हैं कि इराक में मौजूद दाइशी दहशतगर्दों में 30% तादाद सऊदी शहरियों की थी, जिन्हें तुर्की सरहदी रास्ते से और कुछ को शामी सरहदी कस्बे अबू कमाल के जरिए गुज़श्ता 3 सालों के दौरान इराक में दाखिल किया गया था। दूसरी जानिब इराक के नामवर सुन्नी आलिम दीन ने कहा कि अगर अमरीकी फौजियों ने दोबारा इराक में कदम जमाने की कोशिश की तो इनके साथ डटकर फौजी मुकाबला किया जाएगा। इराक के नामवर मुफ्ती महदी सुमैदई ने बगदाद में सोमरिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा इराक में आने की कोशिश की तो वो इनसे लड़ने के लिए सबसे पहले रजाकाराना तौर पर आगे आएंगे और मुल्क में हर किस्म की अलहदगी पसंदी को रोकने के हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुफ्ती महदी सुमैदई ने इराक में दाइश के दहशतगर्दों के दाखिले की वजह बनने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ ममालिक ने इराकी सूबा अंबार का घेराव करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दाइश के तकफीरी दहशतगर्दों ने इराक के बाज शहरों पर कब्जा कर लिया। कबल अजी इराकी वजीर खारजा इब्राहिम जाफरी ने भी लंदन से शाया होने वाले अखबार अशरकुल औसत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इराकी हुकूमत अपने मुल्क में अमरीकी फौजियों की तैनाती और अमरीकी फौजी छावनियों की तामीर को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। इराकी हुकूमत सिर्फ अमरीका के फौजी मुशीर की मौजूदगी और इनकी तरफ से इराकी फोर्सेस को फौजी ट्रेनिंग तक महदूद रखेगी। सूबा देरा जोर में शामी फोर्सेज ने 28 दहशतगर्दों को हलाक 22 को जख्मी कर दिया है, जबकि तुर्की ने एक बार फिर शाम में मजीद फौजी कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया है। शामी फोर्सेज ने सूबा खुम्स में भी तकफीरी दहशतगर्दों पर कारी जरब लगाई है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान शामी फोर्सेज ने 50 दहशतगर्दों को हलाक और जख्मी कर दिया है। दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शाम में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ जामे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि शमाली शाम में शहर अलबाब में दहशतगर्दों के खिलाफ सुपर फरात नामी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, ताहम दीगर इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ एक नई कार्रवाई तरतीब दी जा रही है। तैयब रजब एर्दोगान का मजीद कहना है कि तुर्क फौज शाम के पहाड़ी इलाकों में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रही है।
रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दुनिया एक मौसम बहार की इंतजार करे। हम PKK समेत शामी कुर्द, मलेशिया, दाश और गोलन के हामियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तुर्क वजीर आजम बिन अली यल्दरम भी कह चुके हैं कि सुपर फरात नामी ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद एक नए ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है और तुर्क फौज शाम से दहशतगर्दों के खात्मे तक नहीं निकलेगी। दाश समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ताहम शामी हुकूमत तुर्क फौज की शाम पर मुदाखलतों पर नाला है। लबनानी वजीर आजम साद अल हरेरी ने हिजबुल्लाह की हिमायत करते हुए कहा है कि इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। लुबनान के वजीर आजम साद अल हरीरी ने फ्रांस के टेलीविजन चैनल 24 से अपनी गुफ्तगू में कहा कि सहयूनी हुकूमत लुबनान के खिलाफ जरहियत की कोशिश कर रही है, जबकि हिजबुल्लाह ने कभी भी जंग में पहल नहीं की है। साद अल हरीरी ने लुबनान की ज़मीनी, हवाई और समंदरी सरहदों पर सहयूनी हुकूमत की रोज़ाना की बुनियाद पर जरहियत का जिक्र करते हुए कहा कि इसराइल नहीं चाहता कि अरब अक़वाम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। उनका शाम के हालात के बारे में भी कहना है कि शाम में सियासी तब्दीली सिर्फ इसी सूरत में रुनमा होगी जब शाम के सभी सियासी ग्रोह मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे और इंतकाल इक़्तिदार के अबूरी दौर के बारे में इत्तिफाक राय करेंगे। लुबनानी वज़ीर आज़म के मुताबिक लुबनान में 30 मई को आम इंतखाबात बईद मालूम होते हैं। अगर इंतखाबात में तअख़ीर होती है तो इसकी वजह इंतखाबी क़वानीन में इस्लाहात होंगी। ईरान में 19 मई को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा, लेकिन अभी तक किसी भी सदारती उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया। ईरानी इंतखाबी मरकज के सरबराह अली असगर अहमदी ने कहा है कि सदारती उम्मीदवारों को अप्रैल 11 से 15 तक इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के इख्तिताम के बाद गार्डियन कौंसिल उम्मीदवारों के सियासी पस मंजर के मुताले के बाद इनके इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहलियत का ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी सदारती उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया और न ही सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर सकी हैं। मॉडरेट्स और रिफॉर्मिस्ट ने मुश्तरका इत्तेहाद कायम करके ये ऐलान किया है कि इनके वाहिद उम्मीदवार मौजूदा सदर हसन रूहानी होंगे। ताहम हसन रूहानी ने खुद अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इनका वफद का कहना है कि वो ज़रूर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुखालिफ कंजर्वेटिव कैंप में भी एक वाहिद उम्मीदवार का इत्तफाक राय से इंतखाब करना है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से साबिक सदर अहमदी निजाद को इलेक्शन में हिस्सा न लेने का मशवरा दिया गया था, लेकिन इनके साबिक नायब सदर हामिद बगई ने इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए खुद को नामजद कराने का मशवरा दिया है। इंतखाबी मरकज के सरबराह ने कहा है कि तमाम अफराद जो सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं इनको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर ने मीडिया को खबरदार किया है कि वो झूठी रिपोर्टों की इशाअत और इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों की तौहीन से परहेज करें। वाज़ेह रहे कि जौहरी मुआहदे के बाद अमरीका ने ईरान पर से कुछ इक्तसादी पाबंदियाँ उठा ली थीं, जबकि ईरान की अवाम इस इकदाम को हसन रूहानी का एक बड़ा कारनामा समझती है। लेकिन सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ईरान को दोबारा सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ईरानी अवाम समझती है कि सदर हसन रूहानी ही अमरीका से नबर्द आजमा हो सकते हैं। इसी बिना पर इलेक्शन में दूसरी बार भी हसन रूहानी के मुंतखब होने के इम्कानात वाज़ेह हैं। राहिल हसन, अल्लौलवा टीवी। अमरीकी सदर ने तन्हा ही शमाली कोरिया से नबर्द आजमाई का फैसला कर लिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि चीन की मदद के बगैर ही शमाली कोरिया के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर रवां हफ्ते फ्लोरिडा में मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान शुमाली कोरिया, जनूबी चीन के समंदर और तिजारत में चीन के अज़ाइम पर बातचीत की तवक्को की जाती है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये मुलाकात काफी मुश्किल साबित हो सकती है। शुमाली कोरिया मुल्की दिफा के लिए हथियारों और मिसाइल तजर्बात की वजह से खित्ते में मौरद तनकीद बन चुका है और अमरीका मुसलसल शुमाली कोरिया के खिलाफ महाज आराई की कोशिशों में मसरूफ है और इसी वजह से अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर से शुमाली कोरिया पर दबाव डालने का मुतालबा भी किया था। चीन का शुमाली कोरिया पर बहुत असरो रसूख है। इस बात का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया कि चीन को फैसला करना है कि वो शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम को गैर फ़आल करने में अमरीका की मदद करेगा या नहीं। लेकिन चीनी सदर के अमरीकी दौरे से पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अमरीका चीन के साथ या इसके बगैर भी शुमाली कोरिया की जानिब से जोहरी असलहे के खतरे को हल कर लेगा।
شمالی کوریا کے ایٹمی تجربات کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ وہ دور سے نشانہ بنانے والے میزائل تیار کر کے امریکہ کو ہدف بنا سکتا ہے، اور یہ خدشہ امریکہ کے سر پر ننگی تلوار بن کر لٹک رہا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد چین نے تازہ میزائل تجربے پر سخت موقف اختیار کیا اور شمالی کوریا کا واحد اتحادی ہونے کے باوجود فروری سے کوئلے کی درآمد بند کر دی ہے۔ یہ پابندی رواں سال کے اختتام تک کے لیے لگائی گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ایٹمی تجربات کے بعد خود بھی جدید ہتھیاروں کی تیاری اور تجربات پر کمر کس لی تھی، اور اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں پر مطلق پابندی کے مذاکرات پر بھی حمایت سے انکار کر دیا تھا، جس سے امریکی موقف بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ خود تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان ہتھیاروں کی تیاری کو ضروری سمجھتا ہے، لیکن شمالی کوریا سے خوف محسوس کرتے ہوئے اسے عالمی سطح پر شدید دباؤ اور تنہائی کا شکار کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ وطن سے انخلا اور بے سر و سامانی بھی مہاجرین کو تعلیم سے دور نہ کر سکی۔ جرمنی میں مقیم مہاجرین ملک بھر کی مختلف جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جرمنی میں لاکھوں پناہ گزینوں کی آمد کے بعد ملکی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مہاجرین کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں منعقد ہونے والی جرمن یونیورسٹیوں کے ریکٹرز کی کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 1140 مہاجرین ملک بھر کی مختلف جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں میں سے 80% گریجویشن کر رہے ہیں، جبکہ بقیہ 20% ایم اے کے طلبہ ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے پناہ گزینوں کی موجودہ تعداد اب سے 6 ماہ قبل کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ کانفرنس میں پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق موسم سرما کے سیمسٹر میں 5700 مہاجرین نے مختلف کورسز میں حصہ لیا۔ ان میں سے اکثریت جرمن زبان سیکھ رہے ہیں۔ ایسے مہاجرین کی تعداد بھی گزشتہ سیمسٹر کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے۔ جرمنی میں 2/3 شامی مہاجرین زیر تعلیم ہیں، جبکہ افغانستان اور عراق سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد بھی جرمن یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی پالیسی کے تحت مہاجرین کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تعلیم کا حصول یہ ثابت کرتا ہے یہ پناہ گزین انتہا پسند ذہنیت سے کتنا دور ہیں۔ اگر انہیں مواقع فراہم کر کے ان کی تعلیم کی پیاس بجھائی جائے تو یہ ایک اعلیٰ مقام کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محمد اشفاق، اللولوا ٹی وی۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ ریلوے اسٹیشن میں دھماکے سے کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روس کے دوسرے سب سے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں زیر زمین میٹرو ٹرین کے اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد کئی اسٹیشنز بند کر کے وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں چھرے بھی استعمال کیے گئے ہیں، تاہم ممکنہ وجوہات کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ соглашения о создании союзного государства. Напомню, что вчера мы отмечали День единения народов России и Белоруссии, а в этом году отмечаем еще 25-летие установления дипломатических отношений. Так что на сегодняшний день спорных. روسی میڈیا کے مطابق مشتبہ شخص کی نشاندہی کر لی گئی ہے، تاہم اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ آیا وہ شخص خودکش بمبار تھا، جبکہ مشتبہ شخص کی عمر 20 سال کے قریب ہے اور اس کا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے۔ روسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ایک دوسرے قریبی اسٹیشن سے ایک دھماکہ خیز ڈیوائس بھی ملی ہے، تاہم اس اسٹیشن کو محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ روس میں ہونے والا پہلا دھماکہ نہیں ہے۔ 2011 میں ماسکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خودکش بمبار نے دھماکہ کر کے کم از کم 35 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 2010 میں 2 خواتین خودکش حملہ آوروں نے ماسکو کے میٹرو اسٹیشن پر دھماکہ کیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2009 میں ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جانے والی ریل گاڑی میں دھماکے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد ازاں اس دھماکے کی ذمہ داری ایک اسلامی گروپ نے قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ روس کی فوجیں اس وقت شام میں داعش کے خاتمے کے لیے میدان میں ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ دھماکہ داعش کی جانب سے بدلے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ راحیل حسن، اللولوا ٹی وی۔ اٹلی کا لیبیا کے قبائل کے ساتھ تعاون معاہدہ طے پا گیا۔ افریقی تارکین وطن کی سمگلنگ روکنے اور یورپ میں داخلے کی روک تھام کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ انسانی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے ملک لیبیا کے ساتھ اٹلی کی وزارت داخلہ کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے
और जिसके तहत अफ्रीकी तारकीन वतन को स्मगलरों के जरिए यूरोप पहुंचाने की कोशिशों को मकामी कबाइल रोकेंगे और उन्हें 12 नुकाती डील पर राजी कर लिया गया है। अतालवी वजारत दाखिला का कहना है कि जनूबी लीबिया से ताल्लुक रखने वाले 60 कबाइल जिनमें तवारिक, तोबो, अलूद सुलेमान जैसे कबाइल शामिल हैं, स्मगलिंग के सिलसिले को रोकने में मदद करेंगे। लोग गुर्बत और अफलास के हाथों मजबूर होकर एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप पहुंचने की कोशिश में निकलते हैं और लीबिया में स्मगलरों के हाथ लग जाते हैं। छोटी छोटी कश्तियों के जरिए हजारों की तादाद में लोगों को बंद करके लीबिया से अतालवी जजायर तक मुंतकिल किया जाता है। इटली हुकूमत का कहना है कि 2014 से लेकर अब तक तकरीबन निस्फ मिलियन गैर कानूनी तरीकों से अफराद समुद्री रास्तों के जरिए इटली पहुंच चुके हैं। ऐसे खतरनाक और जानलेवा सफर के लिए मुंह मांगी रकूम अदा की जाती हैं। लोग बगैर किसी जमानत के अपना वतन और अपना घर बार छोड़ देते हैं और ये भयानक सफर आधे से ज्यादा मुसाफिरों को निगल लेता है और इन लोगों में मर्द, खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल होते हैं। भूखे प्यासे हत्ता के सांस लेने तक की हवा मयसर न आने के बावजूद ऐसे सफर करने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। मैंने स्मगल होने के लिए $2600 अदा किए। उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जैसे कि हम कार्गो हैं। स्मगलरों ने हमसे हर कदम पर पैसे लिए। हम फिक्रमंद हैं कि लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते हमने 20 लाशों को दफनाया। हमने उन्हें समुंदर से जमा किया था। कभी कभी हमें इसमें 1 माह भी लग जाता है। रवां बरस इटली पहुंचने वाले तारकीन वतन ने लीबिया में इंसानी स्मगलरों के हाथों होने वाली ज्यादतियों और बर्बरियत में शदीद इजाफे की शिकायत भी की हैं। ये बात भी अहम है कि लीबिया में एक फ़आल हुकूमत कायम न होने के बायस वहाँ कई मुसल्ला गिरोह और जराइम पेशा अनासर सरगर्म अमल हैं, जबकि हुकूमती तवज्जो न होने की वजह से इन ग्रुपों का खात्मा नहीं हो पा रहा। खबरनामे के इख्तिताम पर एक बार फिर जायजा लेंगे आज की हेडलाइंस का। बहरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात जमीयत अल वफाक के सरबराह शेख अली सुलेमान ने आले खलीफा हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अल लोलवा टीवी के राब्ते पर बहरीन में पाकिस्तानी वर्कर्स की तनख्वाहों की जल्द अदायगी के लिए हर मुमकिन तावन का यकीन दिला दिया। ईरानी सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मई को होगी। कागजात नामजदगी 11 से 15 अप्रैल को जमा कराए जा सकेंगे। जर्मन यूनिवर्सिटियों में महाजरीन की तादाद बढ़ने लगी। पनागज़ीन आला तालीम हासिल करने की तरफ राग़ब। इटली ने अफ्रीकी रास्तों से इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पेशबंदी शुरू कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.lolwatvurdu.com। हफ्ते को हाजिर होंगे नई खबरों और तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।